नाज़रीन छठवीं मौसम बकरे में खुशामदीद। तो डायलॉग क्या था किसी इंडियन फिल्म का जिसके अंदर वो कहता है कि जनाब साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। ये डायलॉग इस वक्त पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे की अमली तौर पर तशरीह करता हुआ नजर आता है, जहां पर एक मुलाकात के नतीजे में लोगों ने जनाब थप्पड़ मार मार के अपने ही मुंह को लाल कर लिया है। और इस चक्कर में लाल कर लिया है कि कहीं मौलाना फजलुर रहमान साहब की आसिफ अली जरदारी साहब के साथ होने वाली मुलाकात किसी ऐसे नतीजे पर ना पहुंच जाए जो उनको वारा नहीं खाती। लेकिन उन तमाम लोगों को खबर होनी चाहिए कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जैसा सियासतदान अगर मैदान अमल में हो और अगर आसिफ अली जरदारी साहब जैसा हार्ड टास्क मास्टर मौलाना फजलुर रहमान साहब को लेकर हुकूमत के साथ सेम पेज पर आने के लिए खुद चलकर अगर उनकी रिहाइशगाह पर पहुंच जाए, तो इसका मतलब यह है कि बिटवीन द लाइंस और अंडर द वाटर कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स जरूर हुई हैं जिसका नतीजा यही निकलेगा कि हुकूमत अपनी मनमर्जी की लेजिस्लेशन करा ले। ना सिर्फ ये बल्कि उन तमाम लोगों को खबर हो जो इस हवाले से मुसलसल खबरें मीडिया के ऊपर ज़ेर गर्दिश करवा रहे हैं कि जनाब मौलाना साहब ने ना कर दी। खबर यह है कि मौलाना साहब ने ना नहीं की, बल्कि मौलाना साहब अगले 24 घंटे के दौरान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की दावत पर ईवान सदर में इशाइये में शिरकत करने जा रहे हैं, जहां पर मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ दीगर लोगों की मुलाकात होगी। और उस मुलाकात के अंदर ही ये जो तमाम के तमाम इबहाम हैं ये ना सिर्फ दूर हो जाएंगे, बल्कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो इस वक्त इस पॉलिटिकल चेस बोर्ड पर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन पर आ गए हैं। बल्कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि मौलाना फजलुर रहमान ही इस वक्त सेंटर ऑफ द स्टेज हैं और वो गेम चेंजर हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा। मौलाना फजलुर रहमान साहब की हाँ हुकूमत को हॉट वाटर में से निकालकर एक कंफर्टेबल पोजीशन पर ले जाएगी और मौलाना साहब की ना हुकूमत का पट्टा ही बिठा देगी, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। लिहाजा जब पॉलिटिकल गेम के अंदर अहम तरीन फरीक जो है वो हरकत में आ जाए तो चीजें उस तरीके से नहीं चल रही होती जिस तरह हमें नजर आ रहा होता है। लिहाजा इस सूरत हाल में सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की आसिफ अली जरदारी साहब के साथ कल उनकी रिहाइशगाह पर होने वाली मुलाकात में क्या पेशरफ्त हुई और ये यकीनी तौर पर सब जानना चाहें। दूसरा सवाल ये भी है कि इस मुलाकात के बाद कौन कौन पीट पीट कर अपने मुंह को लाल कर रहा है और कौन सी नई शुरलियां इस वक्त मार्केट में जोड़ी जा रही हैं। यह बात तो तय है, इसके अंदर तो किसी को कोई दो राय नहीं है कि मौलाना साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या मौजूदा हुकूमत हो, इसको एक चीज बड़े वाज़ेह अंदाज में बता दी है कि यह सियासी खेल है। सियासी खेल के अंदर ये जो नंबर्स गेम है ये बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल है और इस नंबर्स गेम के अंदर इस वक्त मौलाना साहब का जो रोल है वो बहुत ही ज्यादा पिवटल है। दूसरी चीज एक बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही पॉलिटिकल अंदाज के अंदर मौलाना साहब ने एस्टैब्लिश कर दी है और वो है कि अपनी पॉलिटिकल पोजीशन को इस्तेमाल करने के लिए वक्त का इंतजार कैसे करना है। और जब आपको अपनी पॉलिटिकल कार्ड खेलने के लिए मुनासिब और साजगार वक्त मिल जाए तो फिर उस टाइम के ऊपर आपने अपने कार्ड्स को किस तरीके से खेलना है। अगर किसी को इस बात की सूझबूझ है तो वो पाकिस्तान के अंदर सिर्फ दो लोग ही हैं, एक का नाम है मौलाना फजलुर रहमान और दूसरे का नाम है आसिफ अली जरदारी। ये दोनों लोग अपने पॉलिटिकल कार्ड्स को इस कदर होशियारी और इस कदर स्मार्टली अंदाज में खेलते हैं कि किसी को इसके बाद जो है ना वो हिलने जुलने की जो वो है वो पोजीशन नहीं रहती। अब मौजूदा सूरत हाल पर सोशल मीडिया दानिश्वर जो मर्जी कहें, हकीकत यह है कि कौमी असम्बली में हुकूमत ने जिस मर्जी तरीके के साथ जो अक्सरियत है 2/3 अक्सरियत उसको मैनेज कर लिया है। अब अगर मखसूस नशिस्तें पीटीआई को मिलती हैं, ये मखसूस नशिस्तें पीटीआई को नहीं मिलती, इसके बावजूद जो मैजिकल फिगर है फॉर द 2/3 मेजॉरिटी इन द नेशनल असेंबली इज 224। गवर्नमेंट ने इस वक्त 224 अरकान को मैनेज कर लिया है और उनके पास ये वाली अक्सरियत बहुत ही कंफर्टेबल अंदाज के में मौजूद है। अब वो लोग जो इस हवाले से भी बहुत सारे जो है ना वो शगुफे चला रहे थे कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के मुताबिक जो तमाम लोग थे वो अब आ गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में और जनाब उनको मखसूस नशिस्तें मिल गई हैं, गवर्नमेंट के पास नंबर नहीं है। गवर्नमेंट ने वो तमाम की तमाम कैलकुलेशन जिसके नतीजे में जो मखसूस नशिस्तें हैं वो पीटीआई को अगर तमाम की तमाम मिल भी जाएं तब भी उनके पास ये जो मेजॉरिटी है वो मौजूद है। और इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि इस वक्त अगर आप गौर करें तो वो जो 8 रुकनी अक्सरियती फैसला था उसके नतीजे में जो 39 लोग थे जिनको फैसले के अंदर खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डिक्लेयर किया था
कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली होंगे। उन 39 के अलावा इस वक्त कौमी असम्बली में ना सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का कोई रुकन असम्बली है और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पास 39 से आगे का कोई नंबर है। इसका मतलब यह है कि वो जो 41 लोग थे जिन्होंने अपने लिए दूसरे बयान हल्फी देना था और ये कहना था कि जनाब हमने खुदा को हाजिर नाजर जानकर जो पहला बयान हल्फी दिया था वो गलत था, हमारा अब वाला बयान हल्फी दुरुस्त है, वो अरकान असम्बली अभी तक आजाद हैं, बल्कि मादर पिदर आजाद हैं। ना सिर्फ वो आजाद हैं बल्कि वो हाफिज साहब के सिरात मुस्तकीम पर चलने के लिए भी मुकम्मल तौर पर अवेलेबल हैं और मुसलसल लोगों को फोन कर करके इस बात की यकीन दहानी करा रहे हैं कि जनाब असी ताड़े नाला। दूसरी जानिब कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत के मैनेज होने के बाद जो असल गेम पड़ती है वो आगे पड़ती है सेनेट में। सेनेट के अंदर मौलाना फजलुर रहमान साहब का रोल बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को अपनी इस पोजीशन का इदराक भी है और वो अपनी इस पोजीशन के जरिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, तो ये कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा। और गेम चेंजर साबित होने के लिए वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस को किस तरीके से अप्लाई करते हैं और किस तरीके से अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स को इंश्योर करते हैं, ये मौलाना साहब की स्मार्टनेस है। और ये बात भी किसी से ढकी छुपी नहीं कि मौलाना साहब की सबसे बड़ी टर्म या सबसे बड़ी कंडीशन खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में पॉलिटिकल स्पेस है। वो पॉलिटिकल स्पेस जिसके लिए उनको 100% इंश्योर किया जाए कि जनाब इस पॉलिटिकल स्पेस के ऊपर किसी तरह का कोई बॉम्बशेल नहीं चलेगा, इस पॉलिटिकल स्पेस को किसी तरीके से जिपटाइज करने की, कैपिटलाइज करने की या इसको किसी और को बांटने की कोशिश नहीं की जाएगी। ये एक ऐसी यकीन दहानी होगी जो मौलाना साहब के इन तमाम खदशात को दूर कर दे जाएगी, क्योंकि मौलाना साहब ने अभी रिसेंटली इस बात को इस्टेब्लिश कर दिया है कि वो अपने पॉलिटिकल कैपिटल को ना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इस्तेमाल होने देंगे और ना ही वो किसी और पार्टी के लिए अपने पॉलिटिकल वर्कर्स को यूज होने देंगे। लिहाजा उनको अपनी इस पोजीशन का इदराक है और वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस को अच्छे तरीके से गौर कर रहे हैं, खासतौर पर सेनेट में। अगर मैं आपको सेनेट की बात करूं तो इस वक्त सेनेट में मजमूई अरकान की तादाद है 96। खैबर पख्तूनख्वा से जो 11 नशिस्तें हैं वो अभी तक खाली हैं, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की इन खाली नशिस्तों पर अभी तक इंतखाबात नहीं हुए। आइनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत सेनेट में भी दरकार है और 2/3 अक्सरियत सेनेट में बनती है 64 अरकान के साथ। यानी जिस भी सियासी जमात के पास या हुक्मरान इत्तेहाद के पास 64 अरकान होंगे सेनेट के अंदर, वो 2/3 अक्सरियत का हामिल होगा और वो आईनी तरमीम ईवान बाला से मंजूर करा सकता है। इस वक्त अगर सेनेट के अंदर पार्टी पोजीशन में आपके सामने रखूं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान की तादाद है 17, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन 1, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल 1, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी 1, पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू 1 और JUI के अरकान की तादाद है 5। जबकि हुक्मरान इत्तेहाद के नंबर्स गेम में जो टोटल फिगर बनता है वो है 59 और इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स की तादाद है 24, मुस्लिम लीग नून की है 19, BAP की है 5, MQM 3, ANP 3, BNP 1, नेशनल पार्टी 1 और इंडिपेंडेंट 4। इसका मतलब ये है कि हुकूमत का जो मजमूई नंबर है इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद का वो है 59 और उनको 2/3 अक्सरियत हासिल करने के लिए 5 वोटों की जरूरत है, 5 वोटों की। और ये 5 वोट गवर्नमेंट को कौन दे सकता है? और 5 वोटों वाली पार्टी सेनेट के अंदर है जमीयत उलमाए इस्लाम। ठीक है जी। अब अगर ये 5 वोट सेनेट के अंदर आकर हुक्मरान इत्तेहाद को मिल जाते हैं और 7 वोट नीचे से नेशनल असेंबली में हुक्मरान इत्तेहाद को मिल जाते हैं तो गेम चेंज हो गई और मौलाना साहब इस आईनी तरमीम के हो जाएंगे शहसवार। लेकिन चूंकि ये सियासत है, खाली हाथ कुछ भी नहीं होता। सियासत के अंदर चेस बोर्ड में जो मोरे हैं वो ये देखने के बाद चलते हैं कि किस मोरे की कितनी वैल्यू बनती है और वो आपको कितना पॉलिटिकल माइलेज दे सकता है। अब यह तो मुमकिन नहीं था कि आसिफ अली जरदारी साहब हों या मोहसिन नकवी साहब हों। मोहसिन नकवी और इस्टेब्लिशमेंट
दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं। और मोहसिन नकवी का आसिफ अली जरदारी साहब के साथ मौलाना साहब की रिहाइशगाह पर जाने का मतलब ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब पूरी की पूरी इस्टेब्लिशमेंट को अपने साथ मौलाना साहब के दरे दौलत पर ले आए। अब ये मुमकिन नहीं था कि मौलाना साहब इस मुलाकात में पहली ही सिटिंग अंदर कह देते कि जनाब ताड़ा रस्ता हो तो मेरा रस्ता हो। सियासतदान इस तरीके से गुफ्तगू नहीं करते और ना ही एक ही मुलाकात के अंदर चीजों को तय कर देते हैं, ना ही एक मुलाकात के अंदर चीजों को रिजेक्ट कर देते हैं। वो लोग जो ये कह रहे हैं कि जनाब ना हो गई, मेरा ये ख्याल है कि वो कुछ ज्यादा खुशफहमी में मुब्तला हैं, क्योंकि इस मुलाकात में मेरी खुद जेयूआई और पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों से बात हुई है। उनका ये मानना है कि इस मुलाकात में किसी तरह की कोई ना नहीं हुई। मौलाना साहब ने गुफ्तगू को जारी रखने पर इत्तफाक किया है और इसी हफ्ते मौलाना साहब के साथ हुक्मरान इत्तेहाद की एक और मुलाकात होगी। पहली मुलाकात थी जनाब शहबाज शरीफ साहब की, जो अचानक पहुंच गए थे। उसके बाद मोहसिन नकवी साहब की 2 मुलाकातें हुई। अब आसिफ अली जरदारी साहब और मोहसिन नकवी साहब की एक मुलाकात हुई है। अगली मुलाकात के लिए आसिफ अली जरदारी साहब ने मौलाना साहब को इशाइये के ऊपर यानी रात के खाने पर ईवान सदर मदू किया है और उस मुलाकात के अंदर हुक्मरान इत्तेहाद के सरकर्दा शख्सियात और इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे यानी मोहसिन नकवी साहब इस मुलाकात में मौजूद होंगे। और यहाँ पर इस खाने की मेज के ऊपर जो जो कुछ तय होगा वो हतमी होगा। अभी तक ना मौलाना साहब की तरफ से हाँ है, ना मौलाना साहब की तरफ से ना है। जिस तरीके से मैंने आपसे कहा कि सियासी खिलाड़ी खामखा किसी के साथ ना ताल्लुकात बनाते हैं ना बिगाड़ते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कोई खिड़की दरवाजा, हर कोई बंदा इमरान खान तो नहीं होता कि जनाब हर खिड़की दरवाजा बंद कर दे। मौलाना साहब इस सियासी खेल के अंदर या इस पॉलिटिकल चेस बोर्ड के बहुत जबरदस्त खिलाड़ी हैं। और आसिफ अली जरदारी साहब, अगर आप गौर करें तो आसिफ अली जरदारी साहब सिर्फ उन मौके पर हरकत में आते हैं जहां पर हर एक खिलाड़ी फेल हो जाता है। यानी आसिफ अली जरदारी साहब के लिए मैं अमूमी तौर पर एक टर्म इस्तेमाल करता हूं, हार्ड टास्क मास्टर। आसिफ अली जरदारी साहब हार्ड टास्क मास्टर हैं उस मौके पर जब पंजाब के अंदर जो तब्दीली है वो होती हुई नजर नहीं आ रही थी। ये बात बड़ी वाज़ेह थी कि जनाब पंजाब में तब्दीली लानी है तो आपको चौधरी परवेज इलाही साहब को अपने साथ मिलाना पड़ेगा। ये आसिफ अली जरदारी साहब ही थे जिन्होंने पंजाब के अंदर इन हाउस चेंज के लिए तमाम तर नेट को बुना था। वो अलग बात है कि चौधरी परवेज इलाही साहब ने अपनी सियासी जिंदगी में पहली मर्तबा एक ऐसी ठोकर खाई, और वो भी अपने साहबजादे चौधरी मोहम्मद इलाही साहब की वजह से कि वो अभी तक संभल नहीं पा रहे। अदरवाइज ये जो आसिफ अली जरदारी साहब ने ये गेम जो बना ली थी, अगर वो सही तरीके से एग्जीक्यूट हो जाती तो इमरान खान साहब की सियासी पूंगी न सिर्फ बच चुकी थी, बल्कि इमरान खान साहब के लिए पंजाब में अपने कदम जमाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाना था। लेकिन अब भी वो कहते हैं देर है अंधेर नहीं है। अब भी मुझे ऐसे ही लगता है कि आसिफ अली जरदारी साहब के दोबारा मुतहरक होने के बाद जो चीज़ें हैं वो तब्दील होने की तरफ जाएंगी। और मुझे ऐसे लगता है कि ये जो रात का खाना होगा ईवान सदर में, चाहे वो एलानिया हो या गैर एलानिया हो, चाहे उसके बारे में मीडिया को इन्फॉर्मेशन फौरी तौर पर मिल जाए या 2 दिन बाद मिल जाए, जो भी होगी, ये जो भी डेवलपमेंट होगी, ये डेवलपमेंट ना सिर्फ बहुत ज़्यादा धमाका खेज होगी, बल्कि इस मुलाकात के अंदर अगर मौलाना साहब की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको एडमिट कर लिया जाता है, तस्लीम कर लिया जाता है, तो खान साहब तो गए हो, फिर तो बचने का कोई इम्कान नहीं। और यही मुझे सबसे ज़्यादा सूरत हाल जो है वो पाए तकमील तक पहुंचती हुई नजर आ रही है कि खान साहब के लिए अब शायद पॉलिटिकल स्पेस, क्योंकि जिस तरीके से आखिरी रीलें चल रही हैं, मुझे नहीं लगता कि इसमें अब उनके लिए वापसी का कोई इम्कान मौजूद है। अपनी राय को जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।